ना हो तो आप ज़रूर उन्हें ये बता देना कि सोशल साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। बाद में ये ना बोलने को आए कि हम थे नहीं, हमसे मिस हो गया। अगर आप फ्री हो, देखो बिज़ी हो तो कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आप अगर क्लास के टाइम पे फ्री हो तो ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस में हम जो भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट तो होंगी। आप ज़ाहिर सी बात है, आप स्कूल में भी पढ़ ही रहे होगे, स्कूल में रिपीट हो जाएंगी, है ना, रिवीजन में भी रिपीट हो जाएंगी। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा मैं आपको जैसे कि हमेशा ही होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ डायग्राम बने रहते हैं और वो चैप्टर के नाम को परिभाषित करते हैं। चैप्टर पढ़ें उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना। पहले हम दिमाग में वो रखेंगे, क्योंकि हालांकि वो चीज़ थोड़ा सा गलत है। हमें मार्क्स स्कीम देख के काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी बहुत अच्छी मदद हो जाती है जब हम मार्क्स देख के काम करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि इस चैप्टर से हम क्यों, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम यहाँ देखिए, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो 2 नंबर का है। क्यों हम इसके 5-5 नंबर के क्वेश्चन याद करेंगे भाई? हम क्यों इसके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे? हम तो इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 2 लाइन में लिखते हो, 3 लाइन में लिखते हो, तो बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो। अगर वैसे तो देखो, उम्मीद बहुत कम है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव आना ज़्यादा वो रखता है टीचर के लिए फ्लेक्सिबल। नॉर्मल केस में इससे ऑब्जेक्टिव ही दिखेंगे आपको, है ना। क्वेश्चन आंसर बहुत कम चांसेस है हिस्ट्री के पहले चैप्टर से देखने को, तो हम क्यों उससे तैयारी करेंगे? कुछ चैप्टर एक मार्क का भी देखो, जल संसाधन 1 मार्क का चैप्टर है। अब 1 मार्क के चैप्टर मतलब एक ऑब्जेक्टिव आना है उसमें से, हम क्यों इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन याद करें? हम क्यों उसके 4-4 नंबर के क्वेश्चन याद करें? तो ब्लूप्रिंट से हमें उसमें मदद मिल जाती है। समकालीन भारत 2, भारत और समकालीन विश्व 2, लोकतांत्रिक राजनीति हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आर्थिक विकास की समझ में हम विकास, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रक और मुद्रा और साख पढ़ चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊँ मैं, तो विकास के अंतर्गत हमने विकास की डेफिनेशन देखी थी। इसमें एक शब्द भी आया था, वो मेरा फेवरेट है पर्टिकुलरली, धारणीयता। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हो, है ना? तो हम ऐसा विकास करें जो कि दूसरे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कहीं संसाधन कम ना पड़ जाए, उनके लिए नुकसान ना हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं धारणीयता, है ना। कि हम आगे का सोच कर काम करें, संसाधनों का सीमित उपयोग करें। इसी के साथ साथ इसमें एजेंडा 21 एक पके हुए जाम की तरह क्वेश्चन है। एजेंडा 21 मुझे मालूम नहीं है, ये एजेंडा 21 मैंने जब पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं? एक्चुअली में एजेंडा 21 क्या है, ये एक वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, और ये ब्राज़ील के रियो ज़िले में, ब्राज़ील के रियो स्टेट में हुआ था। ब्राज़ील देश का नाम है और वहाँ की राजधानी है रियो, रियो डी जेनेरियो। रियो में ये सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, बहुत सारे देशों के प्रमुख वहाँ पर आए थे, और वहाँ पर एजेंडा 21 नाम शब्द आता है, वहाँ पर एजेंडा 21 तैयार किया गया था। और ये एजेंडा 21 क्या था? 21 बातें ऐसी थी जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना हम कैसे विकास करें, उस पर थी 21 बातें। और उस एजेंडा 21 में बताया गया था कि शासन की सबसे छोटी इकाई जो कि होती है स्थानीय सरकार, नगर निगम, हर एक नगर निगम को पूरी दुनिया भर के, हर एक देश के, हर एक राज्य के, हर एक ज़िले के नगर निगम को ये डिसाइड करना चाहिए, उसका खुद का एजेंडा 21 होना चाहिए। ये एजेंडा 21 और कुछ नहीं है, बस 21 ऐसी बातें हैं जो कि हमारे संसाधनों को इस तरह से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, हम विकास करें लेकिन हमारे संसाधन खत्म ना हो, हमारे जो संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी मिल सकें। उन सब बातों को लेकर ये 21 बातें जो है एजेंडा 21 में शामिल की जाती थी। तो एक्चुअली मैं ये एजेंडा 21 अगर एक लाइन में पूछे ना, तो ये विकास की धारणीयता पर ही आधारित है कि हम विकास ऐसा करें कि जो है संसाधन जो है वो ख़त्म ना हो, आने वाली पीढ़ी को संसाधन बराबर मिलते रहे।
इसीलिए ये एजेंडा 21 तैयार किया गया था। ब्राज़ील में किया गया था, उसके स्टेट का नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो उसकी राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी, और वहीं पर ये पर्यावरण हेतु सम्मेलन हुआ था। तो बुक में इसका जिक्र आता है। मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि मैंने आपको इसके बारे में बताया कि नहीं बताया, इसलिए मैंने अभी बीच में इसका जिक्र किया। एजेंडा 21, यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 2 मिनट यार, वो इस वाले में आता है संसाधन और विकास में। मैंने विकास वो समझ दिया, इसलिए मेरे को वही मैं समझूं कि यार मैंने विकास पढ़ा दिया और एजेंडा 21 क्यों नहीं आया। इस वाले विकास में थोड़ी ना आता है। मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी हो सकते हो। ये आर्थिक विकास है, और जो संसाधन और विकास आता है ना, इसमें आता है एजेंडा 21, मतलब भूगोल की पुस्तक में। मुझे बार बार यही खटक रहा कि मैंने आर्थिक विकास में विकास आप लोग को पढ़ा दिया है और इसमें एजेंडा 21 क्यों नहीं आया। ठीक है, गॉट इट। मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था, इसके कारण से ऐसा हुआ। इस विकास में हमने जो है सिंपल विकास के बारे में पढ़ा था कि विकास कैसे होता है और एक व्यक्ति का विकास कैसे दूसरे व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से इसमें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें हमने 3 क्षेत्रकों के बारे में बात करी थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छी बात यह है कि विकास से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और साथ ही साथ 2 ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, है ना। 2 मार्क के क्वेश्चन, क्योंकि अब जो ब्लूप्रिंट है उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन टोटल कुल मिला के 12 हैं, तो 12 क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर से आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मार्क के क्वेश्चन हटा देंगे तो कुछ चैप्टर 4 नंबर के भी हैं। जैसे 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आना है ना, तो एक तो 4 नंबर का मानचित्र पक्का है, आता ही है। फिर उसके बाद एक भारत में राष्ट्रवाद से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 हो गए, और तीसरा इन दोनों में से कोई एक में से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए। अब देखना 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, 3 तो यहाँ हो गए, है ना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन से इससे भी आ सकता है 2 नंबर का, 4 हो गए। फिर उसके बाद 5 6 कन्फर्म बता रहा हूँ, मतलब 6। फिर उसके बाद 7 8 9 10, जितने भी 4 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब 2 मार्क के क्वेश्चन में चांसेस है कि कुछ चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन इस बात से बेफिक्र रहो, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपसे बनेंगे आंसर देते। बेफिक्र रहो। अगर जैसे आपने इससे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार किए, मैं इतिहास की बात करता हूँ क्योंकि इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आप इस पे जाओ, यूरोप का राष्ट्रवाद में उदय, तो अगर आपने फेडरिक सारियो के बारे में अगर आपसे पूछता है कुछ, तो आप पक्के में 2 लाइन तो लिख ही पाओगे फेडरिक सारियो के बारे में। अगर आपसे जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसके बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में आप बता सकते हो। गैरिबाल्डी के बारे में पूछा जाता है तो गैरिबाल्डी के बारे में, जुसेप्पे मैज़्ज़नी के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में बता सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में पता है, तो अगर आपने इससे ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, उसके बाद भी आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो अभी भी मौका है, रिवीजन में अभी आएगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो उस बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। केवल इन चैप्टरों में आप देखो, मैं आपको विडम्बना बताऊं, मैं ये नहीं बोल सकता पक्का तो इसके 2 नंबर वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। मैं नहीं बोल सकता, कतई नहीं बोल सकता कि ऑब्जेक्टिव मतलब खालिस्तान, सही जोड़ी, सही गलत कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, मैं नहीं बोल सकता। चांसेस है अगर टीचर की बुद्धि ने काम किया तो हो सकता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे दें। तो हम कैसे फिर ऐसे तैयार कर सकते हैं इन चैप्टर को? बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया ना, जब आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हो ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ऑब्जेक्टिव आया जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने खालिस्तान संगठन की स्थापना करी, तो ऑब्जेक्टिव में आपने उसका आंसर याद कर लिया कि यंग यूरोप, यंग इटली की उसने स्थापना करी थी। अब दिमाग में थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन ला लो, जुसेप्पे मैज़्ज़नी था कहाँ का भाई, क्या किया था इसने? तो आपको केवल 2 बातें पता चलेगा, इटली का क्रांतिकारी था, इटली के एकीकरण में उसने मदद की थी, बस। हर ऑब्जेक्टिव को इस तरह से तैयार कर लो कि 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप कर लो, तो 100% वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं तो फिर भाई परीक्षा अध्ययन से ऑब्जेक्टिव रट लो, बेफिक्र रहो, आ जाएगा। ये बात किसके लिए बताई मैंने? जिनको अपना 100% देना है, जिनको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जिनको अपना मतलब
बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है जिनको, उनके लिए ये बात थी। अगर 2 मार्क का चैप्टर है तो मैं नहीं बोल सकता कि ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से, तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसके ऑब्जेक्टिव ऐसे तैयार करना है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो हम मन से थोड़ा सा लिख पाएँ उसके बारे में। और अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव है और इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या ये इसके बारे में क्या लिखेंगे सर आ गया, तो वो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज़ ऐसी होती है, बस समझ लिया आपने तो उसको बारे में आप मन से लिख सकते हो 2 लाइनें, है ना। तो ये बीच बीच में टिप्स चलती रहती हैं। मैं वापस आ जाता हूँ विकास पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देखे थे आपने क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कच्चा क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए उत्पाद आते हैं। उसी के साथ साथ उसमें से जो ज़मीन में से खनिज निकाले जाते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। फूलों की खेती करना भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, जहाँ कच्ची सामग्री से चीज़ें बनाई जाती हैं, उदाहरण कारखाने। द्वितीय क्षेत्र से याद रखो क्या है, कारखाने। और अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तुम्हारे टीचर भैया सर ये जो है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। बैंक में काम करने वाले सर मतलब क्लर्क, वो सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। रेलवे बस चलाने वाला ड्राइवर, पायलट, एरोप्लेन चलाने वाला, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये पढ़ लिया था। मुद्रा और साख में हमने अलग अलग प्रकार की मुद्रा के बारे में बात करी। पहले देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसमें बहुत सारे दोष थे। तो फिर सिक्के आए, धातुओं के मोहरें आने लगी। उसके बाद जो है हमारे यहाँ अभी जो है वो कागज़ की मुद्रा चलती है। साथ ही साथ प्लास्टिक मुद्रा भी चलती है, एटीएम, डेबिट कार्ड। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने खाते में रखी हुई चीज़ें एटीएम से कभी भी कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी हो, हम अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तो वो प्लास्टिक मनी कहलाती है। इसी के साथ साथ मांग जमा भी देखा था हमने। मांग जमा मतलब कुछ नहीं है, अपनी जमा राशि में से किसी को पैसे देने को हम मांग जमा बोलते हैं। और ये मांग जमा जो है चेक के माध्यम से दिया जाता है। चेक के माध्यम से हम बैंक को आदेशित करते हैं कि हमारे लिखे हुए व्यक्ति को इतने रुपए देने के कष्ट करें हमारे खाते से, तो वो मांग जमा होता है ना। मुद्रा और साख में पढ़ा था। इसके बाद हमने इसमें यह भी देखा था कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। मुद्रा और साख, साख मतलब लोन, ऋण 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 कितने प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में हमने ऋण में अंतर भी देखा था कि क्या अंतर होता है ना। ये हमने इसमें मुद्रा और साख वाले चैप्टर में देखा था, जिसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैंने अभी रिवीजन में जिक्र भी किया। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर, ऋण में जो ऋण संबंधी ऋणाधार होता है, समर्थन ऋणाधार, उसको क्या बोलते हैं, उसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, है ना। किस में ज़्यादा विशेषता है, औपचारिक ऋण कौन से होते हैं, अनौपचारिक ऋण कौन से होते हैं, तो वो हमने इस चैप्टर में देखा था। और अब हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण क्या है, अब हमारा जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चैप्टर के नाम में थोड़े से जिक्र करते हैं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब हो जाएगा कि विश्व का एकीकरण। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो विश्व का एकीकरण करना। विश्व का एकीकरण करना मतलब पूरे दुनिया भर के मार्केट का एक मंडी क्या होती है भाई, मंडी आप में सब गए होंगे। मंडी में क्या होता है, मंडी में अलग अलग जगह के किसान अपनी उपज लेकर आते हैं और वहाँ पर ख़रीदार भी होते हैं। उनको जो है वो उपज का सामान बेच रहे होते हैं अपनी, जिसको जिस भाव से जो चीज़ अच्छी लगती है वो उस मंडी से ख़रीदता है। तो वैश्वीकरण कुछ नहीं है, एक बड़ी मंडी है जिसमें दुनिया भर के देश आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उपभोक्ता, मतलब जो चीज़ खरीद रहा है, खरीदार को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। तो जो चीज़ खरीदता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं। और वैश्वीकरण में उपभोक्ता ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वैश्वीकरण का एक उदाहरण बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं वैश्वीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, विश्व का एक होना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये वैश्वीकरण क्या है एक्चुअली में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में जाए ऐसा देता हूँ। मैंने शायद हो सकता हो आपके क्लासेस में दिया हो, दोनों स्कूलों में से कहीं ना कहीं दिया होगा। मान लो हम एक एरिया में रहते हैं, मैं विजयनगर की बात करता हूँ। विजयनगर में एक अपना मान लो एक एरिया है और वहाँ पर मैंने क्या किया, एक फुल्की का ठेला लगा लिया। अब फुल्की का ठेला लगा लिया क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, सबको पसंद है, तो फुल्की मेरी बहुत ज़्यादा बिक रही।
एक ही ठेला है पूरे विजयनगर में, और कोई है नहीं। कहानी सुनना गलत बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करना। एक ही ठेला है ना। अब मैंने देखा कि यार फुल्की तो लोग बाग बहुत पसंद करते हैं और सब लोग खा रहे हैं और अच्छी खासी, तो मैं एक काम करता हूँ, इनसे ज़्यादा पैसे वसूलने लगता हूँ। मैं 10 रुपये की 8 दे रहा था, अब एक काम करता हूँ 10 की 6 देने लगता हूँ। तो मैंने अगले दिन से डिसाइड करा, चीज़ें महंगी हो गई हैं, मैं रेट एक बोर्ड लगा दूंगा कि अब से 10 की 6 फुल्की मिलेगी। मैंने लगा दिया। अब जो भी आए फिर भी खाए। क्यों? क्योंकि इकलौता फुल्की वाला है और कोई फुल्की लगा नहीं रहा वहाँ पर। तो मैंने देखा उसके बाद भी बिक्री कमी नहीं हुई, उसके बाद भी लोग बाग खरीद रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ और महंगी कर देता हूँ, 10 की 4 कर देता हूँ। 10 की 4 कर दी। अब मेरा प्रॉफिट तो बढ़ रहा था, लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, लोगों को, क्योंकि मैं ही बेचने वाला था तो जितने की बेचूंगा उनको खरीदना पड़ेगा। इसको बाजार में बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मतलब कि होता है एक अधिकार, हिंदी में बोलते हैं एक अधिकार। एक ही व्यक्ति है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। अब जब मैं ये कर रहा था तो मेरे को करते हुए किसने देख लिया? हरमन ने देख लिया मान लो। अब हरमन ने सोचा यार ये फुल्की वाले की तो बहुत चांदी हो रही है, खूब 10 रुपए की 4 दे रहा है, उसके बाद भी लोग बाग खूब खरीद रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं भी लगा लेता हूँ फुल्की का ठेला। जब हरमन ने लगाया तो इसने 10 की स्टार्टिंग में 8 देना शुरू कर दी। क्वालिटी भी वही, साफ़ सफाई भी वही। तो अब जाहिर सी बात है, लोग बाग कहाँ खाने जाएंगे? हरमन के पास। क्योंकि लोगों को तो फुल्की से मतलब है, 10 की 8 मिल रही है, साफ़ सफाई मिल रही है, तो आपके पास क्यों आएंगे 10 की 4 खाने के लिए? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जो है वो 10 की 8 वापस दूँ। नहीं तो अगर मैं 10 की 6 भी देता हूँ ना, तो लोग बाग मेरे पास नहीं आएंगे, सब हरमन के पास जाएंगे। क्या होगा उससे? एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। उस एकाधिकार के समाप्त होने से किसको फ़ायदा हुआ? उपभोक्ता को फ़ायदा हुआ, है ना। उपभोक्ता को फ़ायदा हुआ तो उपभोक्ता सबसे ज़्यादा किससे परचेस करेगा? जो सस्ता देगा, अच्छी क्वालिटी में देगा। ये एक उदाहरण है वैश्वीकरण का। अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे पहुंचाते हैं। भारत के लोगों में अब ये विजयनगर अब भारत बन गया। भारत में मान लो मान लो नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। भारत में जब मोबाइल आना शुरू हुआ था, केवल और केवल 2 कंपनियां थी। वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन मेनली जो चलती थी ना कीपैड वाले मोबाइल, वो 2 कंपनियों के चलते थे। एक था नोकिया, दूसरा था सैमसंग। जिसमें से नोकिया तो भाई गजब ही ढा रहा था। गाने वाले फ़ोन, मोबाइल कैमरे वाले फ़ोन और ज़बरदस्त टच वाले फ़ोन, नोकिया ने मतलब आतंक मचा रखा था मोबाइल इंडस्ट्री में। अब वो कीपैड वाला फ़ोन उस टाइम, जहाँ तक मुझे याद है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2003-4 की बात है, कीपैड वाले फ़ोन अच्छे खासे महंगे, 8-8 हज़ार के। जब मैं नोकिया 1100 एक फ़ोन था, बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसकी प्राइस लगभग 3,000 रुपये होगी। और उस टाइम 3,000 रुपये बहुत होता था, अभी कुछ नहीं होता, लेकिन उस टाइम होता था, बहुत अच्छी खासी रकम होती थी 3,000। जो हमारी स्कूटी आती है ना, स्कूटी की प्राइस उस टाइम 35,000 थी। और आज की प्राइस देखो अगर स्कूटी की, तो लगभग 90-90 1-1 लाख तक जा रही है स्कूटी की प्राइस। तो सोचो कीमत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तब से। उस टाइम 3,000-4,000 रुपये का जो है वो नोकिया 1100 आता था। लोग बाग खरीदते थे। नोकिया के रेट अगर बढ़ा दिए तो लोगों को तब भी खरीद रहे थे लोग बाग। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि एक छत्र राज है, नोकिया या फिर सैमसंग। सैमसंग थोड़ा सा पीछे चल रहा था, नोकिया के सेट ऐसे धड़ाधड़ बिक रहे थे, मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। धीरे धीरे दूसरी कंपनियों ने आना शुरू किया और फिर क्या हुआ? नोकिया के पास प्रतियोगिता बढ़ी। जैसे ही हमारे साथ, मेरे साथ हरमन आया, हरमन को देखा लोगों ने, तो दूसरा व्यक्ति एक और आ जाएगा, वो भी बेचने लगेगा, क्योंकि उसने देखा कि फ़ायदा हो रहा है इस इंडस्ट्री में। तो मोबाइल इंडस्ट्री में एक के बाद एक कंपनी आती गई। क्या नोकिया कंपनी भारत की थी? क्या भारत विजयनगर की कंपनी थी? वो नहीं, बाहर की कंपनी है। मेरे ख्याल से साउथ कोरिया की होगी या जापान की होगी, कंफर्म नहीं है मुझे। वो कंपनी भारत में आके अपने फ़ोन बेच रही है।
फ़ोन बना कहाँ रही है? वहीं बना रही है जहाँ की कंपनी है, यहाँ आके बेच रही है केवल। क्या हुआ? माइक खोला। ये होता है वैश्वीकरण। जब दूसरे बाजार, दूसरे देश के लोग अपना सामान यहाँ बेचने लगते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर लोगों को फ़ोन खरीदना है, लेकिन यहाँ की कंपनियाँ बना नहीं पा रही। अगर कोई कंपनी बना भी रही, जैसे फिर और आगे बढ़ा, कीपैड से ज़माना आगे बढ़ा तो टच पे आया। टच में एक कंपनी निकली भारत की, जो कि बाहर से सामान मंगा रही थी लेकिन फ़ोन यहीं बना रही थी। कंपनी का नाम था माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स भारत में ही फ़ोन बना रही थी। लोगों ने फ़ोन लिए लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दे पाए। क्या हुआ? पूरा का पूरा मार्केट सैमसंग की तरफ शिफ्ट हो गया। नोकिया की तरफ क्यों नहीं गया? नोकिया ने अपने फ़ोन में एंड्रॉयड ओएस नहीं लाया। एक कोई भी उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है मशीन को चलाने के लिए। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी चाहिए था। तो गूगल ने नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था एंड्रॉयड। नाम सुना होगा आपने, आप सभी लोग एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे हो। एंड्रॉयड होता है, या फिर एक और सिस्टम एप्पल ने जनरेट किया है, उसको iOS बोलते हैं। वो एप्पल के फ़ोन में चलता है, केवल आईफोन वगैरह में चलता है, आईपैड में चलता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो नोकिया ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपना ही ओएस चलाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे। लेकिन रिलायंस ने सैमसंग ने गूगल से एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया। अब सैमसंग की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ी। माइक्रोमैक्स एंड्रॉयड दे रहा था लेकिन सैमसंग की क्वालिटी के आगे माइक्रोमैक्स कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। फिर उसके बाद धमाका कब हुआ? जब चाइनीज़ कंपनी आ गई। उदाहरण के लिए MI और रेडमी के नाम से आई थी स्टार्टिंग में, दोनों एक ही, पहले अलग अलग थी, अब एक है रेडमी। तो इन्होंने क्या करा, सस्ते फ़ोन निकाल दिए टच स्क्रीन। अब ग्राहक ने किसका? सैमसंग के महंगे थे, क्वालिटी अच्छी थी। माइक्रोमैक्स में देसी था, थोड़े से भारी फ़ोन आते थे, हैवी होते थे, वज़न में चलते अच्छे थे, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। रेडमी और MI ने क्वालिटी भी थी, और चाइना ने पता नहीं इस दौरान क्या किया, वो चाइना ही जाने। स्टडी करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, अमेरिका से फ़ोन मंगाता था, मतलब चीज़ें मंगाता था, उसको खोल खाल के उसके जैसी वैसी की वैसी बनाकर फिट कर देता था। आपको लग रहा होगा कितना इतना आसानी से बोल रहे हो आप, इतना आसान थोड़ी ना होगा, फ़ोन लाए, फ़ोन खोल के वैसे के वैसे बना दिया। अब इतने भी मूर्ख नहीं थे चाइनीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कोई साइंस नहीं समझी उनने कि मोबाइल में कैसे काम कर रहा है। सामान मंगवाओ, असेंबल करो, मार्केट में लाओ, बेचो। कई सारी चीज़ों में इसी तरह से चाइना ने काम किया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि चाइना अमेरिका तक को टक्कर दे रहा था। जो चीज़ें अमेरिका ने कई सालों मेहनत करके बनाई थी, चाइना वही चीज़ें सस्ती से सस्ती देने को। हमारे यहाँ भारत में भी यही उदाहरण था। आप देखो, आज से अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो चाइनीज़ राइस वाली लाइट आती है, एक टाइम था, आज से 10 साल पहले का टाइम देखो, मार्केट में आप जाओगे ना, वो जो सीरीज़ भारत में 150 रुपये की बन रही है ना, चाइना वाला वो 20 रुपये में दे रहा था। 20 रुपये की सीरीज़ आ रही थी राइस वाली, राइस सीरीज़ बोलते थे उसको, अलग अलग कलर के आते थे, यूज़ एंड थ्रो। एक साल लगाओ, अगले 20 रुपये में क्या चाहिए, और लगाओ, अगले साल फेंक दो। भारतीय तो उसमें भी जुगाड़ लगाते थे, अगले साल भी काम ले लेते थे उससे। चाइना ने धीरे धीरे करके भारत के इलेक्ट्रिक मार्केट पर ज़बरदस्त जो है कब्जा कर लिया था। दिवाली पर जिस घर में देखो चाइनीज़ लाइट लगी हुई है। क्या हुआ इस दौरान? भारत में लाइट नहीं बन रही थी क्या? बन रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो महंगी होती थी वो बनाने में। क्यों महंगी होती थी? क्योंकि चाइनीज़ क्या कर रहे थे, सीरीज़ जो बनाते हैं ना, लाइट जो बनाते हैं, उसमें जो तार लगता है वो बहुत पतला इस्तेमाल करते थे। कॉस्ट कटिंग कर दी थी उन्होंने, क्वालिटी बिगाड़ दी थी, सस्ता कर दिया था बस। भारत की जो सीरीज़ बन रही थी उसमें तार थोड़ा सा मोटा यूज़ कर रहे थे, कॉपर का यूज़ कर रहे थे, महंगी थी। वो चीज़ जो 20 रुपये में चाइना प्रोवाइड कर रहा था, भारत में वो 150 तक जा रही थी। तो भारतीय लोगों ने भारतीय चीज़ ही पसंद नहीं करी, क्योंकि उपभोक्ता को चाहिए सस्ती चीज़, काम चलने वाली। तो चाइनीज़ लाइट का ज़बरदस्त मार्केट फैला भारत में। और अब जाके अब जाओगे ना मार्केट में,
तो आपको 80 से 90% लाइट जो है वो भारत की दिखने लगेगी, जो राइस वाली लाइट मतलब सीरीज़ वाली लाइट है, मेड इन इंडिया दिखने लगेगी 10 साल में। अब हम कवर कर पाएँ उस चीज़ को। ये काय के कारण से हुआ? वैश्वीकरण के कारण से। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, वैश्वीकरण से फ़ायदा है या नुकसान है? अगर हम उपभोक्ता की नज़र से देखें तो हमें चाइनीज़ लाइट 20 रुपये में मिल रही है। हम 20 रुपये की 10 लाइट खरीदेंगे, 200 रुपये में काम हो जाएगा। और वही अगर हम 10 लाइटें उसकी खरीदेंगे, अपनी इंडिया की खरीदेंगे, तो हमको वहाँ पर लगभग 150 के हिसाब से बहुत सारे पैसे देने पड़ते, 150 300 रुपये करीब 300 रुपये हो रहा है ना, 150 रुपये के हिसाब से, अगर नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 10 लाइन खरीदेंगे तो 150 मतलब 1500 की हो जाएंगी। फ़र्क देखो कितना आ रहा है। 20 रुपये के हिसाब से अगर हम खरीदते हैं 10 लाइटें, तो 20 रुपये के हिसाब से भाई जाहिर सी बात है 10 का गुणा करेंगे 200 रुपये और 1,500 रुपये। अगर हम उपभोक्ता की नज़र से देखें तो हम क्यों 1,500 की लाइट लेंगे? दिवाली पे एक बार लगाओ, अगले साल नहीं ले लेंगे, उसमें से भी कुछ बची जाएंगी, 10 में से 2 खराब होंगी, 3 खराब होंगी, अगले साल फिर यूज़ कर लेंगे। उपभोक्ता की नज़र से देखें तो बहुत सही चीज़ है। अब देश की नज़र से देखें तो भारत की चीज़ें नहीं बिकेंगी, चाइना की, तो पैसा कहाँ जाएगा? किस कंपनी ने बनाया है वो चाइनीज़ माल? चाइना की कंपनी ने। भारत का पैसा कहाँ जाएगा? चाइना में जाएगा ना। जिस देश के पास जितना ही दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो भारत का पैसा जब चाइनीज़ के पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा, तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है। आप बोलोगे ऐसा क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझो, भारत का पैसा अगर चाइना के पास होगा तो चाइना के पास कंट्रोल रहेगा ना हमारे रुपए का, क्योंकि रुपए हम ज़्यादा नहीं छाप रहे हैं, हमारे रुपए गलती से हमारे बिजनेस के कारण से चाइना के पास ज़्यादा चले गए, तो फिर मामला गड़बड़ हो गया ना। और चाइना क्या करता था एक्चुअली में? अभी दुनिया भर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मुद्रा है वो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। तो चाइना जितनी भी अगर आप भी ऑर्डर कर सकते हो चाइनीज़ वेबसाइट से, वो पैसे काय में लेगा? डॉलर में लेगा। हमको बहुत नुकसान होता था, लेकिन हमने फिर भी उपभोक्ताओं ने बहुत फ़ायदा किया। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि वैश्वीकरण अच्छा है कि बुरा है? उपभोक्ताओं को तो फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे मैंने अभी आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, 2000, मेरी इंजीनियरिंग 2013 से स्टार्ट हुई थी, 14-15 में, हाँ लगभग 10 साल पहले मैंने एक बोर्ड पे काम किया था, नाम था आर्डिनो। आर्डिनो बोर्ड जो था वो इटली का बोर्ड था, इटली में बना था सबसे पहले। और जो ओरिजिनल बोर्ड आता वो लगभग अगर मैं इटली से ऑर्डर करता तो मेरे को लगभग 4,000 रुपये का पड़ता, वो भारत आते आते, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह सब देना पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। वही चीज़ जब चाइना की खरीदी तो वो 350 रुपये में मिल गई मुझे, आज से 10 साल पहले। और वो आर्डिनो बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मतलब आप कमरे में आओगे, क्लैप बजाओगे तो पंखा चालू हो जाएगा, 2 क्लैप बजाओगे तो बल्ब अपने आप ही चालू हो जाएगा जैसे ही आप अंदर आओगे। बहुत सारे सेंसर आते हैं उसमें, रोबोट आर्म बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है आर्डिनो बोर्ड पर। कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग होती है उसमें, सारे सेंसर्स आते हैं उसमें। ऑब्स्टिकल से टकराने वाली कार बना सकते हो, मतलब टकराएगी नहीं, पहले ही मुड़ जाएगी, चीज़ों को अपने आप चलती रहेगी। रोबोट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आर्डिनो पे बन सकती है। अब वैश्वीकरण की नज़र से देखा जाए तो मुझे तो फ़ायदा हुआ ना, सीखने को मिला मेरे को उस बोर्ड से। अगर मैं ओरिजिनल चीज़ खरीदता तो शायद नहीं सीख पाता। मतलब वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को, है ना। लेकिन देश को नुकसान होता है। तो अब देश कैसे निपटेगा इस चीज़ से? अगर वो चीज़ें लाना बंद कर देगा, जैसे आज से 10 साल पहले एक बहुत मांग उठी थी कि चाइनीज़ लाइट बंद होना चाहिए, चाइनीज़ लाइट बंद होना चाहिए, चाइना से आने वाला बायकॉट करो चाइना से आने वाली चीज़ों का। तो क्या सही में कोई देश ऐसा कर सकता है? अगर कर देता है तो क्या परिणाम निकलेंगे? परिणाम ये निकलेंगे जैसा कि कॉर्न लॉ में हुआ था, याद है? भूमंडलीकृत विश्व में बनने में अपन ने देखा था, ब्रिटेन कॉर्न लॉ लाया था, बाहर से आने वाले भुट्टे पर रोक लगा दी, हमारे देश का ही भुट्टा खरीदोगे, ढेर सारे नियम लगा दिए। परिणाम क्या हुआ? देश में इतना भुट्टा हो ही नहीं रहा था, पब्लिक के हिसाब से हो जाता, भुट्टे की कीमतें जो है वो बढ़ गई बहुत सारी, लोगों में हलचल मच गई, हड़ताल, मतलब लोग परेशानी होंगे ना, मुख्य खाने वाली फसल। वैसे ही लाइट के केस में भी हो जाता। अगर हम चाइना से आने वाली चीज़ों को बंद कर देते ना, तो हमारे यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा महंगी थी कि वो आसमान छू लेती दाम, और लोगों में गड़बड़ हो जाता। तो सरकार डायरेक्ट रोक नहीं लगा सकती किसी भी देश से आने वाली चीज़ में, क्योंकि
बहुत महंगी हो जाएंगी चीज़ें। तो फिर क्या करती है सरकार? सरकार व्यापार अवरोधक लगाती है। एक शब्द आता है व्यापार अवरोधक, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो ये बैकग्राउंड तैयार किया मैंने दिमाग में कि वैश्वीकरण क्या होता है, 2-4 उदाहरण से, है ना। वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? उपभोक्ता को। क्यों? क्योंकि दो कंपनी कंपटीशन करती है ना। उदाहरण के लिए आपको पता भी होना चाहिए वैसे रियल लाइफ में, जैसे मान लो कंप्यूटर बनाने वाली, लैपटॉप खरीदना है आपको, तो लैपटॉप के मामले में ऐसी दो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके बीच में कंपटीशन होता है और हम किसका चूज़ करें? तो बहुत बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं। आसूस करके एक कंपनी है, एचपी के लैपटॉप जो है वो बहुत अच्छे, डेल एक बहुत अच्छी कंपनी, डेल के लैपटॉप बहुत बढ़िया हैं। ये मेन 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि वायो के भी हैं। वायो अब पुरानी हो गई, अभी तो डेल एचपी मार्केट में है, ज़बरदस्त है, और मार्केट में आसूस भी अच्छी है। तो ये लैपटॉप की कंपनियां तीनों में भी, अब एक कंपनी अगर होती तो वो उसकी मोनोपोली होती, एकाधिकार होता, वो कितने भी महंगे लैपटॉप बेचे लोगों को खरीदना पड़ते। लेकिन तीनों कंपनी में कंपटीशन चलता है, कौन कितनी अच्छी क्वालिटी का सामान कितने कम पैसों में देगा। उससे क्या, तीनों ही कंपनियां भारत की नहीं है, बाहर की हैं। तो हम क्या करें? नहीं नहीं, भारत में जब बनेगा लैपटॉप हम तभी लेंगे। बैठे रहो 50 साल तक, जब कंपनी आएगी, बनाना सीखेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, तब जाके वो लैपटॉप बना पाएंगे जो डेल वाले वगैरह जो है वो कब का बना के छोड़ चुके होंगे। तो सबसे अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि भाई आने दो कंपनी को, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ो, वही सबसे बेहतरीन है, और वही करता है भारत। भारत नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया। और इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये है वैश्वीकरण। बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। एक काम करते हैं, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करते हैं, है ना।